यस सर, आपको पता है कि नीट एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो गया है, आपको ये पता है। और उस सिलसिले में आपको नीट के लिए ये जो आने वाले 60 डेज़ हैं उसमें हम आपको कैसे बेस्ट तरीके से गाइड कर सकते हैं, और इसलिए ये आज का लेक्चर आया हुआ है। ये जो लेक्चर है आज का वो प्लान किया गया है एज़ पर स्टूडेंट डिमांड। मतलब हमारे जितने भी बच्चे हैं जो हमको फॉलो करते हैं उनके ये सवाल हैं, और इन सवालों को हम वन बाय वन इसमें डिस्कस कर लेंगे। और ये सवाल को डिस्कस करते ही आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेटजी नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कैसी होनी चाहिए, या कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। यस सर, तो सबसे पहला सवाल जो सबसे ज़्यादा फेमस मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है वो है कि नीट 2020 एग्ज़ाम इज पोस्टपोन्ड। अगर ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है तो ये गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है? ज़्यादातर बच्चों ने ये सवाल पूछा है, तो इसका हम जवाब दे देते हैं। गुड न्यूज़ है, कोई भी न्यूज़ गुड है या बैड, इट इज़ अप टू यू कि आप इसको कैसे लेते हैं। देखिए, अगर आपका बेसिक सिलेबस जैसे बायोलॉजी में 38 चैप्टर्स है, वैसे फिजिक्स में भी होंगे, केमिस्ट्री में भी होंगे। अगर किसी भी चैप्टर के अगर कुछ परसेंटेज, सपोज 10% या 15% सिलेबस आपका पढ़ के नहीं हुआ है, मतलब उस सिलेबस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको अभी भी नहीं हुई है, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये जो पोस्टपोन हुआ ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। यस सर, इज दैट क्लियर? ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है उस एक्स्ट्रा टाइम में जो भी परसेंटेज ऑफ सिलेबस फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का आपका अभी भी बचा हुआ है पढ़ने के लिए, उस पार्ट को आप खत्म कर ले। तो मेरे ख्याल से ये गुड न्यूज़ है। यस सर, क्या ये बैड न्यूज़ हो सकता है? या जैसे ही आपको नीट की खबर मिली, अरे नीट पोस्टपोन है रहा है, फिर से पोस्टपोन है रहा है, क्यों पोस्टपोन हो गया, अरे ऐसा क्यों हो गया, अरे एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ? अरे I always say, mind your surrounding. Yeah, I always say, mind your surrounding. Yes sir. तो नीट एग्ज़ाम लेना ये आपके कंट्रोल में नहीं है। Always focus on the area where you have a control. हमेशा उस एरिया पे फोकस करो जहाँ पे आपका कंट्रोल है। जहाँ पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, आप उसके लिए तड़पे जा रहे हो, नीट एग्ज़ाम क्यों पोस्टपोन हो गया। यस सर, इज दैट क्लियर? तो आप ऐसा मत समझिए। अगर नीट पोस्टपोन हो गया है तो हर एक बच्चा जो नीट में टॉप करता है उसका भी वीक पॉइंट होता है। वो भी 100% प्रिपरेशन से एग्ज़ाम में नहीं जाता है। कुछ परसेंटेज हमेशा बाकी रहता है, कुछ कमी हमेशा रहती है। 100% में से कुछ परसेंटेज की हमेशा कमी होती है। तो ये जो टाइम मिला हुआ है, एक्स्ट्रा टाइम मिला है, उस स्पेस को आप फिल करो, वो परसेंटेज ऑफ नॉलेज जो अभी तक आपने नहीं ली है। या आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, आप एक एक्स्ट्रा एमसीक्यूज बुक सॉल्व कर सकते हो। टेक इट एज अ वेरी पॉजिटिव। आप अपने हेल्थ पे ज़्यादा और फोकस कर सकते हो, आप टेंशन थोड़ा कम ले सकते हो, आप पानी थोड़ा ज़्यादा और पी सकते हो, थोड़ी देर ज़्यादा सो सकते हो। यस सर, थोड़ा ज़्यादा वॉक कर सकते हो, एक्सरसाइज का टाइम बढ़ा सकते हो। यस सर, ये सारे काम आप कर सकते हैं इस छोटा सा जो टाइम आपको मिला हुआ है उस टाइम को यूज करते हुए। यस सर। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल काफी बच्चों ने पूछा है, ये भी सवाल मैक्सिमम लोगों ने पूछा हुआ है, व्हाट इज द न्यू प्लान फॉर द नीट 2020? मतलब 2020 में बचे हुए दिन में अपने टाइम को या नीट एग्जाम को कैसे प्लान करें, कैसे पढ़ाई करें कि नीट एग्जाम क्लियर हो जाए। यस सर, तो आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी यूज करनी है, फेस, फाइट एंड डेवलप स्ट्रेंथ। क्या बोला मैंने? फेस करो, फिर फाइट करो, फिर अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करो। यस सर, ये टेक्निक पे हम लोग काम करने वाले हैं। अब फेस करना मतलब क्या होता है? फेस करना मतलब ये होता है कि आपको ये जो भी बचा हुआ टाइम है उसमें नंबर ऑफ टेस्ट को अपीयर करना है। यस सर, तो नंबर ऑफ टेस्ट जब आप एग्जाम दे रहे हो तो वो आपकी रणभूमि है। यस सर, और रणभूमि में जाने से पहले जो आप प्रैक्टिस करते हो और जहां आप प्रैक्टिस करते हो वो आपकी कर्म भूमि हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप प्रिपेयर करें और प्रैक्टिस करें।
मतलब आपके जितने भी 38 चैप्टर्स हैं वो 38 चैप्टर्स का आप एग्जाम प्लान कीजिए। आपका जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए एग्जाम प्लान किया होगा, आप वो एग्जाम दे सकते हैं। आप बायो वर्ल्ड का एग्जाम भी दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एग्जाम के सारे लिंक दिए हुए हैं, आप वो लिंक से पेपर दे सकते हैं। तो आप समझिए आपको कैसे एग्जाम देना है। आपको प्रिपेयर करना है और प्रैक्टिस करना है। ये प्रिपरेशन और प्रैक्टिस जो होती है इसी को हम बोलते हैं एग्जाम को फेस करना, इसी को हम बोलते हैं फेस करना। यस सर। अब आपको क्या करना है, आपको जितने भी एग्जाम देने हैं आप दीजिए। जितना ज़्यादा एग्जाम आप देंगे उतना ही ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन आपको आंख बंद करके एग्जाम नहीं देना है। एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप बिना प्रिपरेशन के एग्जाम दे रहे हैं और आप प्रिपरेशन करने में ज़्यादा टाइम लगा जा रहे हैं, ज़्यादा टाइम लगा के एग्जाम दे रहे हैं, तो भी इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। इज दैट क्लियर है? तो यू नीड टू बी वेरी क्विक। आपको क्विक होना होगा, आपके रीडिंग स्पीड पे वर्क करना होगा। ये जो 2020 का एग्जाम है ये वही बच्चा क्वालिफाई करेगा जो लास्ट 48 आवर्स में अपने 38 चैप्टर को 3 बार पढ़ के जाएगा और एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री भी वो 2 बार पढ़ के जाएगा। यस सर। तो अगर आप 3 बार लास्ट 48 आवर्स में पूरी किताब को आप रीड नहीं कर पाते हो तो आप ही एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत सारी दिक्कत आती है। बॉटम लाइन ये स्टोरी है कि आपको बायोलॉजी में 360 मार्क्स लाना है, तो ये आपके लिए जरूरी है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ें। 38 चैप्टर के 38 चैप्टर आप पढ़ें। ये पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ना ज़्यादा देर में नहीं है, आपको कम टाइम में उसको पढ़ना है। मतलब आपकी रीडिंग स्पीड यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपकी रीडिंग स्पीड को हम कैसे डेवलप करते हैं, आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए आप कम से कम वो सिलेबस को आप 3 बार पढ़िए। 3 बार पढ़ने के बाद ही आप एग्ज़ाम दीजिए। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये नहीं कि 3 बार जब मेरा पढ़ के हो जाएगा तब मैं एग्जाम दूंगा या दूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी आपको टारगेट दिया हुआ है, जैसा भी आपको सिलेबस दिया हुआ है, वो सिलेबस को उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको 3 बार पढ़ना है। पहली बार पढ़ना है आपको लेक्चर नोट्स से, दूसरी बार और तीसरी बार आपको पढ़ना है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इज द बाइबल ऑफ दिस एग्जाम। यस सर, इज दैट क्लियर? तो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 3 बार पढ़ना है। जब आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं तो आपकी रीडिंग स्पीड जो भी है वो सेकेंड टाइम पढ़ने में और भी तेज होनी चाहिए, और भी क्विक होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, और थर्ड टाइम पढ़ने में वो फास्टेस्ट होनी चाहिए। आपको अपनी स्पीड दिखानी है, आपको अपनी मेमोरी दिखानी है, और ये सब कुछ पॉसिबल तब होगा जब आपके दिमाग में रहेगा कि आपको 3 बार पढ़ना है। अगर आपके दिमाग में रहेगा कि मैं 1 बार पढ़ के जाऊंगा और एग्जाम दे दूंगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको एग्जाम्पल्स याद नहीं आएंगे, आपको एप्लीकेशन याद नहीं आएगा, आपको कुछ याद नहीं आएगा। 3 बार जब पढ़ के जाओगे तभी तो बायोलॉजी दिमाग में जाएगा, बहुत सारा रिएक्शन होके उसका एप्लीकेशन आपको एग्जाम के वक्त में याद आएगा। कोई भी एग्जाम्पल तब भूल नहीं पाएगा जब हर एग्जाम को तू 3 बार रीड करके एग्जाम दे जाएगा, और इसी प्रैक्टिस को तू 13 सितंबर के पहले रिपीट कर जाएगा। इसी प्रैक्टिस को मेंटेन करते हुए इसी प्रैक्टिस को रिपीट करना है। तो आपको प्रिपेयर करना है, आपको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, और फिर स्पीक अप करना है। आपको बोलना है। एटलीस्ट आपके सिलेबस में जो भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है उसको तो आपको स्पीक अप करना है, बोलना है अपनी लैंग्वेज में। अरे घर में कौन सी लैंग्वेज में बात करते हो, उसी लैंग्वेज में डिफिकल्ट टॉपिक को तो आपको रिपीट करना है। क्या बोला मैंने, कैसे प्रिपेयर करना है? आपको रीड करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको स्पीक अप करना है, आपको बोलना है, आपके लोकल लैंग्वेज में बोलना है डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आपने अभी तक काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है बोलने की। यस सर, अभी तक आपने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है बोलने की, तो आपको ये करना है। प्रैक्टिस आपको किसकी करनी है? प्रैक्टिस किसकी करनी है? प्रैक्टिस किसकी करनी है आपको? अच्छा, नीट एग्जाम में क्या पूछते हैं? एमसीक्यूज ना। नीट एमसीक्यूज का खेल है मेरे भाई,
नीट एमसीक्यूज का खेल है। नीट में एमसीक्यूज पूछा जाता है, अगर तू बिना एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए जाएगा तो तेरा कुछ नहीं हो पाएगा। तो जो भी समय मिले, 10 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, खाली एमसीक्यूज को देखते जा भाई, देखते जा। जो भी एमसीक्यूज तूने कर लिया है पिछले 2 महीने में या 3 महीने में, जो भी एग्जाम दिया हुआ है, वो सारे एमसीक्यूज में क्या क्या गलती की हुई है उन सबको देखते जाओ, देखते जाओ। टॉपिक को पढ़ा, उसका एमसीक्यूज देखा, टॉपिक को पढ़ा, उसका एमसीक्यूज देखा। वेरी क्लियर। तो प्रिपरेशन में आता है आपको 3 बार पढ़ना है, यस सर। देन यू टू अपीयर फॉर द एग्जाम। साथ में पढ़ते वक्त आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, नॉट एग्जैक्टली लाइक राइटिंग लेके प्रैक्टिस करनी है, यू टू जस्ट सी इट, क्योंकि प्रैक्टिस करने का वक्त अभी चला गया है, यस सर। अब है आपको 3 बार पढ़ना है, यस सर। देन यू टू अपीयर फॉर द एग्जाम। साथ में पढ़ते वक्त आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, नॉट एग्जैक्टली लाइक राइटिंग लेके प्रैक्टिस करनी है, यू टू जस्ट सी इट, क्योंकि प्रैक्टिस करने का वक्त अभी चला गया है, यस सर। अभी उसको रिवाइज करने का वक्त आ गया है। एमसीक्यूज जो डिफिकल्ट एमसीक्यूज होते हैं, जो आपके लास्ट 3 मंथ एग्जाम में गलत हुए हैं, आप उनको देखिए, देख सकते हैं। वेरी गुड, मार्क किया है उसको, मार्क करोगे तो ही देख पाओगे ना। तो मार्क करते जाओ, अभी से जो भी टेस्ट दे रहे हो उसको मार्क करते जाओ, जो भी एमसीक्यूज गलत हुए हैं, यस। देन फेस के बाद आता है फाइट की बारी। फाइट की बारी मतलब क्या होता है, अब आपको गिव टेस्ट, मतलब आपको टेस्ट देना है। अब टेस्ट देने के पहले आपको रोना नहीं है, यस सर। यू डोंट हैव टू क्राई मेरा टेस्ट नहीं हो पाएगा, यस सर। हमेशा याद रख लेना, जो सिचुएशन को फेस नहीं करता वो कभी लड़ नहीं सकता, और जो कभी लड़ नहीं सकता वो अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, वो अपने स्ट्रेंथ को डेवलप नहीं कर सकता, यस सर। अगर आपको फेस करोगे तो फाइट करने की ताकत आएगी, और जब आप फाइट करोगे, फाइटर, बी ए फाइटर। तुम जब पैदा हुए ना तभी तुम विनर हो गए थे। तुम जब पैदा हुए ना, तुम लोगों ने कई मिलियन लोगों को हरा के पैदा हुए थे, याद रखो ये बात, यस सर। आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन जब तुम पैदा हुए थे ना, मिलियन लोगों को हरा के पैदा हुए थे। तो तुम इनबॉर्न विनर्स हो, बचपन से तुम जन्मजात इनबॉर्न विनर्स हो। अपने विनरनेस को पहचानो, अपनी जीत के लिए लड़ो और फाइट करो इस एग्जाम के लिए। नाउ यू अपीयर फॉर द टेस्ट, गिव दिस पर्टिकुलर टेस्ट। बिना रुके, बिना डरे आप एग्जाम करो। अच्छे से प्रिपेयर करने का, अच्छे से प्रैक्टिस करने का, फिर एग्जाम देने का, है ना। अब फिर एग्जाम देने के बाद रोने का। क्यों रोने का? मुझे कम मार्क्स आ गए, मुझे ज़्यादा मार्क्स हो गए। देख भाई, तू पहले दिन, तो पहली बार तुम मुझे सुन के अभी तुम एग्जाम देने जा रहे हो, यस सर, इज दैट क्लियर? आपको अच्छे से देखना है, आपको अच्छे से समझना है। हर एक पेपर अलग अलग पेपर होता है, अलग अलग कोचिंग क्लास का पेपर थोड़ा अलग होता है, यूनानिमस नहीं है ना, सब लोग कैसे भी पेपर बनाते हैं। आपको आपके पेपर को एनालाइज करना है, यस सर, यस सर, कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उस एग्ज़ाम के पेपर्स में आपके लेवल के जितने भी बच्चे हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। वॉज द पेपर वॉज डिफिकल्ट? वॉज द पेपर हैज़ मैनी क्वेश्चन विच वर out of syllabus? Was the paper has a very conceptual questions? Yeah, that clear? Have you did any silly mistakes? How many silly mistakes you did? How many questions were present which were out of syllabus? How many questions जो conceptual थे but आपको आता था लेकिन आपको नहीं आता था, आपका गलत हो गया। Do you understand? तो देखिए, आपने पहली बार कुछ काम करने गए तो आप इमीडिएटली उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, अरे कोई गारंटी नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो रोना धोना छोड़ देने का। 193 मार्क्स आया या 205 मार्क्स आया, 300 मार्क्स आया या 330 मार्क्स आया, 350 मार्क्स आया या 360 मार्क्स आया, आज आया हुआ 360 मार्क्स या 350 मार्क्स या 200 मार्क्स, उस नीट एग्जाम सितंबर में वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है मालूम है? मैटर ये करता है कि हर एग्जाम देने के बाद आपने अपने पेपर को एनालाइज किया और गलती को रेक्टिफाई की कि नहीं की। इसी को हम लोग बोलते हैं डेवलप द स्ट्रेंथ। फेस करना, फिर फाइट करना, और फाइट करने के बाद फिर अपने स्ट्रेंथ को डेवलप करना। आपका स्ट्रेंथ कैसे डेवलप होगा?
आपका स्ट्रेंथ डेवलप होगा, आपको इस एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आते हैं। पहला तरीका है, तरीका नंबर 1 टू डेवलप द स्ट्रेंथ। अपनी ताकत को डेवलप करने का पहला तरीका है कि आपको मार्क्स कितने आए। दूसरा तरीका, कितने सिली मिस्टेक्स हुए हैं उसको फिर से पढ़ो। कितने कॉन्सेप्चुअल गलतियां हुई है उस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ो। उसी दिन पढ़ो, उसी दिन पढ़ो, ताजा ताजा पढ़ो। रोटी जब ताजा है उसको खा लो तो वो अच्छा लगेगा। अगर थोड़ी देर हो जाए तो रोटी बासी कहलाएगी। बासी खाना पेट में डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, कंस्टिपेशन का रिजल्ट वो कहलाएगी। यस सर। जिस दिन एग्जाम दिया उसी दिन ढूंढने का कि कितने मार्क्स आए, नंबर 1। नंबर 2, कितने सिली मिस्टेक्स हुए, कितने कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हुए और कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। यस सर। अगर आपने ये 4 चीजें कंप्लीट कर ली, आने वाले 60 दिन में आप जो भी एग्जाम दिए आपने इस तरीके से पढ़ लिया, बिना घबराए, अरे मुझे 200 कैसे आया, अरे मुझे तो पहले 300 आता था। बिना डरे बिना घबराए खुद पे विश्वास रखो। क्या बोला मैंने, जब तुम पैदा हुए ना, कितने मिलियन लोगों को तुमने हराया और फिर पैदा हुए। यस सर। तुम जन्मजात तरीके से विनर हो, तुम योद्धा हो। सुबह उठ के बोलने का, मैं शक्तिशाली हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं योद्धा हूं, मैं लड़ सकता हूं, मैं प्रिपेयर कर सकता हूं, मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं, मैं एग्जाम दे सकता हूं, मैं परफॉर्म कर सकता हूं, मैं डिसिप्लिन में हो सकता हूं, मुझ में जो गलतियां हैं उसको पता लगा के मैं इंप्रूव कर सकता हूं और मैं अपने स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकता हूं। डेवलप करने से, स्ट्रेंथ डेवलप करने के पीछे कभी नहीं हटना। यस सर। तो कोई भी एग्जाम आप देते हो तो ये 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। फेस द सिचुएशन, फाइट इन द सिचुएशन, एंड वंस द फाइटिंग इज ओवर डेवलप योर स्ट्रेंथ, डेवलप योर स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से आपको एग्जाम देना है। एग्जाम का जो भी टाइम टेबल है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका पेपर भी आपको वहीं पे लिंक में दे दिया जाएगा। यस सर। तो आप वो पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं वक्त आने पे और आप आगे बढ़िए, है ना। तो हम अगले सवाल की तरफ मुड़ते हैं। ये भी एक या सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा हुआ है कि आई एम नॉट मोटिवेटेड फॉर माई गोल। यू आर नॉट मोटिवेटेड, द चाइल्ड इज नॉट मोटिवेटेड, बट आई वॉन्ट टू बिकम डॉक्टर, प्लीज हेल्प। मैं हेल्प करूँ, मैं हेल्प करूँ, कोशिश करता हूँ। एक्चुअली हु इज द बेस्ट मैन टू हेल्प यू इज योर सेल्फ। सबसे पहले तो ये बात समझ लो, और जिस दिन ये बात समझ लोगे ना उस दिन हेल्प मांगना छोड़ दोगे। किस चीज़ की कमी है आपको, किस चीज़ की कमी है? आपके पास बुक्स नहीं है, आपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं किया, आपको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, आपके पास मोबाइल नहीं है, क्या कमी रह गई है? आपके पास ब्रेन नहीं है, आपके पास ब्रेन है ना। भूल गए तुम जीत के आए थे, जब तुम पैदा हुए तो जीत के आए थे, यू वर द विनर्स, है ना। तो ऐसी बात करना बंद कर दो अभी। फिर भी आपने सवाल पूछा है तो मैं जरूर जवाब दूंगा। आई एम नॉट मोटिवेटेड। कोई भी आपका जो गोल है होता है ना, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनने के लिए आप मोटिवेटेड होने चाहिए, और आप तब मोटिवेटेड होंगे जब आपको ये पता चल जाए कि आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो आप अपने आप से सवाल पूछिए, आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं। मैं कुछ रीजंस दे सकता हूँ आपके लिए। आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं? टू अर्न मोर मनी, क्योंकि आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो।
ये शायद रीज़न हो सकता है, लेकिन आई थिंक जो डॉक्टर्स नहीं है इस समय वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो दैट मे नॉट बी द रीज़न। क्या आप अपना सोशल स्टेटस, आई एम द डॉक्टर, यस सर आई एम द डॉक्टर, यस सर, आप सोसाइटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होना चाहते हो, आप अपना सोशल स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना चाहते हो, आप अपने सोसाइटी में बहुत पॉपुलर होना चाहते हो, आप अपने काम के लिए फेमस होना चाहते हो, आप और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं। आपके मम्मी पापा चाहते हैं कि आप डॉक्टर बन जाएं क्योंकि आपके मम्मी पापा डॉक्टर हैं, या आपके मम्मी पापा डॉक्टर नहीं है इसलिए वो चाहते हैं कि वो डॉक्टर बन जाए, वाइस वर्सा, कुछ भी आपके साथ हो सकता है। आप सोचिए, दैट कैन बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकता है ना। एक बाप आपसे क्या चाहता है, एक बाप आपसे ये चाहता है कि उसकी आंखों के सामने आप खड़े हो जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। हर एक बाप की ये इच्छा होती है कि उनकी आंखों के सामने आपका घर बस जाए, आपका करियर सेट हो जाए और आप सेटल हो जाओ। यस सर, तो इसमें बुरी बात क्या है? आप अपने डैडी के लिए भी कर सकते हो, आप अपने मम्मी के लिए भी कर सकते हो, इसमें बुरी बात क्या है? आपको उन्होंने बचपन से सब कुछ दिया ना, आपको बहुत सारा प्यार दिया ना, तो आप उनके लिए भी ये काम कर सकते हो। आप मेरे लिए भी डॉक्टर बन सकते हो। आई मीन मैंने आपको बहुत पढ़ाया, यस सर, सारे चैप्टर्स पढ़ाए, हर एक चीज़ डिक्टेट करवा के आपको नोट्स लिखाया, यस सर, तो आप मेरे लिए डॉक्टर बन जाओ, यस सर। खुद के लिए डॉक्टर क्यों नहीं बनते हो? आई मीन डॉक्टर रहोगे तो आप हेल्दी रहोगे, आपको सारी दवाएं पता है ना, आपको हेल्थ कैसे अच्छा होता है वो आपको पता है। आप खुद के लिए डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते हो? आप खुद के लिए डॉक्टर बन जाओ। You must have a reason. You must have a reason why you want to become a doctor, है ना? तो जब भी स्टडी ब्रेक लेना तो थोड़ा साइलेंट में चले जाना, आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो। यस सर, इज दैट क्लियर? ये याद रखना। आप इंडिया के लिए डॉक्टर बन जाओ। यस सर, यू बिकम डॉक्टर फॉर द इंडिया। ये है इंडिया, यस सर, दिस इज आई फॉर इंडिया। आप इंडिया के लिए डॉक्टर बन जाओ। यस सर, कोविड-19 जैसी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो बीमारियों को आप हैंडल करना। आप ऑल ओवर इंडिया में हॉस्पिटल ओपन करोगे, आप एक ऐसी बीमारी में स्पेशलाइज करोगे और उस बीमारी का ट्रीटमेंट आप एक्सपर्ट तरीके से करोगे। आप इतना काम करोगे इस बीमारी के पीछे और आप ऑल ओवर इंडिया अपने हॉस्पिटल की सर्विस दोगे। The purpose of life is to give service to other humankind. Yes sir, you are born to give service to the other human. आप पूरे इंडिया वालों के लिए सर्विस डेवलप करो। क्यों डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं कर सकते? अच्छा चलो मैं आपके लिए काम आसान कर देता हूँ। आप पूरे महाराष्ट्र को जय जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, आप पूरे महाराष्ट्र में अपना हॉस्पिटल ओपन करना, अपना क्लिनिक ओपन करना। आप अपने सर्जरी के लिए, आप अपने ट्रीटमेंट के लिए पूरे महाराष्ट्र में फेमस हो जाओ। नहीं कर सकते हो क्या? इसके बारे में सोचो, क्यों नहीं कर सकते हो, है ना? यस सर, सोचते ही कोई काम नहीं कर लेता है। आप सोचते हो, उस पर बिलीव करते हो, उसके पीछे काम करते हो, तब जाके वो काम करते हो। एक बार में काम नहीं होता यार। एक बार मार्क्स कम आ गया तो फिर रोने लगे, 2 बार मार्क्स कम आ गया। काम करो, काम। आंख बंद करो, अपना हाथ मुझे दो और मेरे साथ चलो। मैं जैसे आपको लेके जा रहा हूँ, जितने स्टेप्स में आपको लेके जा रहा हूँ वैसे चलो। यस सर, काम करो। तो आप महाराष्ट्र के लिए आप मोटिवेटेड हो सकते हो। आप पूरे महाराष्ट्र में अपने हॉस्पिटल ओपन करोगे, अपने क्लिनिक ओपन करोगे, या पूरे महाराष्ट्र में आप अपने एक्सपर्ट नॉलेज के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए आप फेमस होगे। नहीं, बड़ा है महाराष्ट्र, मैप में बड़ा है। मैप में मैंने देखा था बहुत छोटा है। हाँ, तो आप नांदेड़ के लिए कर लो। आप जिस भी सिटी में रहते हो, नांदेड़ में रहते हो नांदेड़ में, इंदौर में रहते हो इंदौर में, मुंबई में रहते हो मुंबई में, आप नांदेड़ में आपके
3-4 क्लिनिक होनी चाहिए, 5 क्लिनिक होनी चाहिए, और नांदेड़ में आप अपने ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट माने जाओगे। जब भी आपके एक डिजीज का नाम आएगा, हमेशा आपका नाम जोड़ा जाएगा। ऐसा काम तू कर जा और इसके लिए मोटिवेटेड हो जा। सोचो इसके बारे में। नांदेड़ छोटा लगता है? कहाँ रहते हो? कौन से नगर में रहते हो? आनंद नगर में रहते हो? अशोक नगर में रहते हो? यस सर। जिस नगर में रहते हो उस नगर में तो फेमस हो जाओ, उस नगर को हेल्दी बनाओ, उस नगर में अच्छा काम करो। यस सर। और नहीं कर सकते तो सेंटर में ना आप खुद हो, योरसेल्फ, अपने के लिए, अपने खुद के लिए मोटिवेटेड हो जाओ। या यहाँ पे बाहर आपकी फैमिली है, आप अपने फैमिली के लिए मोटिवेटेड हो जाओ। यस सर, इज दैट क्लियर? अपने फैमिली के लिए मोटिवेटेड हो जाओ। सो आप पता लगाइए व्हाई यू वांट टू बिकम डॉक्टर, क्यों बनना चाहते हो डॉक्टर। सबके बॉटम में आपको एक ही चीज समझ में आएगी, यू आर इनबॉर्न सर्विस प्रोवाइडर। आप ह्यूमन काइंड को सर्व करना चाहते हो, उनके लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो और उनकी लाइफ को बेहतर करना चाहते हो। पैसे मिलेंगे, आशीर्वाद मिलेगा, नाम मिलेगा, पॉपुलैरिटी मिलेगी, लेकिन ये सब के पीछे एक ही चीज़ है, अच्छी सर्विस नहीं दिए ये सब कुछ दूर चला जाएगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वक्त है, ये वक्त बीतने से पहले, ये वक्त बीत रहा है, ये वक्त बीतने से पहले मोटिवेटेड हो जाओ, काम करना चालू कर दो। ये वक्त जब बीत जाएगा, हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा, फिर पछताओगे, मेरी बातों को याद करके रो पड़ोगे। फिर से एक नया गोल बनाना होगा और फिर उस गोल के पीछे स्टार्ट से आगे बढ़ जाना होगा। यस सर, कर लो ये काम। अगला सवाल हमारे कुछ बच्चों ने पूछा हुआ है कि वाई फिजिकल एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट फॉर नीट। क्या बात है। एनी रिकमेंडेशन, मतलब वो चाहते हैं कि मैं कोई एक्सरसाइज रिकमेंड करूँ। ध्यान से समझिए, जब आप सिली मिस्टेक्स करते हैं, जब आप कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करते हैं किसी भी एमसीक्यूज में, तो आपको कॉन्सेप्ट को रीड करना होता है। लेकिन जब आप सिली मिस्टेक्स करते हो ना, है ना, तो आपको बहुत गुस्सा आता है ना खुद के ऊपर। जब आप सिली मिस्टेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इनर्टनेस मतलब आपका पैसिव नेचर। हर एक बच्चा जो बहुत ही ज्यादा पैसिव है, जितना ज्यादा बच्चा पैसिव होगा उतना ज्यादा उसकी सिली मिस्टेक्स होंगे। अगर आपके सिली मिस्टेक्स होते हैं, यस सर, देखो एक्सरसाइज आप कुछ भी करो, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट करता है, हार्ट को पंपिंग मिलती है, हार्ट ब्लड के सारे बॉडी के सारे ऑर्गन को सफिशिएंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है और ऑक्सीजन की वजह से ही आप एक्टिव होते हो। मालूम है ना, रेस्पिरेशन का रिएक्शन, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में निकल आता, यस सर, और हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। तो आप कैसे एक्टिव रहोगे? आपके सिली मिस्टेक ज़्यादा होंगे अगर आप कोई भी एक्सरसाइज किए बगैर नीट की आप ट्रेनिंग ले रहे हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो फिजिकल बॉडी होती है ना, वो मेंटल बॉडी से जुड़ी होती है, यस सर। और इन दोनों को अच्छे से जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट रिकमेंडेड एक्सरसाइज इज कॉल्ड एज अ योगा। मैंने कभी योगा रिकमेंड नहीं किया था। आई ऑलवेज रिकमेंड कि हर एक बच्चा 30 मिनट्स स्पीड वॉक करे, स्पीड वॉक। बट ये जमाना आ गया है, कोविड-19 का जमाना आ गया है, 2020। यस, बाहर आप जा नहीं सकते। नॉट रिकमेंडेड टू गो आउटसाइड, स्टे होम, स्टे सेफ। आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करो घर पे, एरोबिक एक्सरसाइज करो,
और आप योगा अपनाओ। और मैंने आपको एक्सरसाइज फॉर सक्सेस इन नीट मैंने आपको बताया हुआ है। यस सर, नेक एक्सरसाइज जो मैंने आपको, एक्सरसाइज फॉर नीट, वो मैंने आपको बताया हुआ है। उससे आपका कॉन्शियसनेस डेवलप होगा। कॉन्शियसनेस डेवलप होना बहुत ज़रूरी है और इसमें योगा प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आप कुछ 5 आसन ले लो और आप उसको 2 बार रिपीट करो। सुबह रिपीट करो, शाम को रिपीट करो, सूर्य नमस्कार करो, कोई भी आप वीडियो देख लीजिए। एंड जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताया हुआ है, एक्सरसाइज फॉर नीट, दैट एक्सरसाइज फॉर नीट सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको दिन में 3 से 4 बार 5 बार करना है। यस सर, वो एक्सरसाइज करने के बाद जो मैंने नेक का एक्सरसाइज बताया हुआ है, वो करने के बाद आपका कॉन्शियसनेस डेवलप होगा। आप अभी खुद को हाथ लगाओगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा आपको किसी ने टच किया। जब आप वो नेक एक्सरसाइज फॉर द नीट सक्सेस जब आप वो परफॉर्म करोगे घर पे, तो आपका कॉन्शियसनेस इतना ज़्यादा डेवलप हो जाएगा कि आप खुद को भी टच करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको किसी ने टच किया। दैट कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉन्शियसनेस डेवलप होगा तो ही आपका ये जो सिली मिस्टेक्स होते हैं, एनालिसिस एंड रेक्टिफाई, खूब मेहनत कर लो तुम। सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं ना, तो खूब मेहनत कर लो, 10 बार पढ़ लो, 100 बार पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि सिली मिस्टेक्स का डायरेक्ट रिलेशन आपके फिजिकल बॉडी के साथ है। यस सर, आपके बॉडी के एक्टिव नेचर के ऊपर डिपेंड करता है ये। सो इट इज मस्ट, इट इज एसेंशियल। आपको डिसिप्लिन रखने में भी ये इंपॉर्टेंट रहता है। कितने लोग 2 या 3 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद गिव अप कर देते हैं। 2 घंटा पढ़ेंगे, एक सुबह 8 बजे से बैठे, 10 या 11 बजे तक बैठे, उसके बाद टाइम टू मतलब 1 बजे के बाद सो जाएंगे, गिव अप कर देते हैं। इसलिए 2 बार करना है ताकि आप जुड़े रहो, आप डिसिप्लिन रहो, आप मॉडरेट क्वांटिटी में आप खाना खाओ अगर आप बॉडी को एक्टिव रखना चाहते हो। यस सर, बॉडी को ना मशीन समझने का, मशीन समझने का बॉडी को, ऐसा नहीं समझने का ना कि आप अपने टंग के टेस्ट बड को सेटिस्फाई करने के लिए खाना खा रहे हो। टेस्ट बड को सेटिस्फाई करने के लिए खाना नहीं खाने का। बॉडी काम करे, लगातार काम करे, इसके लिए खाना खाने का। यस सर, बॉडी को मशीन की तरह यूज करो, ना कि बॉडी को सेंस ऑर्गन को फुलफिल करने के लिए। आपका जो टंग है ना, उसको अगर मीठा पसंद है तो वो रोज मीठा खाएगा और वो मीठे से उसका पेट नहीं भरने वाला है, क्योंकि वो सेंस वाले रिसेप्टर्स तो टंग पे हमेशा ही प्रेजेंट रहेंगे ना। तो सेंसेस को कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया। आप अपने बॉडी के किसी भी सेंस को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। वीडियो देख के, म्यूजिक सुन के, ये आपका सेंस ऑर्गन है, ये सुनना चाहता है। ये आंखें देखना चाहती हैं, वीडियो देखना चाहती हैं, टिकटॉक देखना चाहती हैं, और ये आपकी आंखें वीडियो गेम खेलना चाहती हैं, नाक सूंघना चाहता है। तो आपके बॉडी के जितने भी सेंस ऑर्गन हैं उनको सेंसफुल तरीके से यूज़ करो। अगर ये 60 दिन चले गए ना बच्चों, ये 60 दिन चले गए ना, बहुत पछताओगे। ऐसा नहीं है कि नीट इज द लास्ट गोल, आपके जिंदगी खराब हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर आर सो मेनी थिंग यू कैन डू। लेकिन जब भी कोई भी गोल अचीव करने जाओगे, नीट के अलावा कोई भी गोल, ये सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और ये सारे स्टेप्स ही आपको कवर अप करना होगा। तो बाद में कवर करने से अच्छा है अभी कवर कर लो, है ना। 2 महीने की बात है, उसके बाद तुम फ्री हो, तुमको कोई रोकेगा नहीं, रोकेगा। यस सर। तो आई विश यू गुड लक। मैं आगे के सवाल मोटिवेशन पार्ट 2 में कवर करूँगा। आपके और भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं या कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। आई विश यू गुड लक फॉर द नीट एग्ज़ाम। मेरा शेड्यूल भी मैंने आपको मैं कमेंट बॉक्स में रख दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वो शेड्यूल को आप चेक कर लीजिए और
ऑल द बेस्ट, आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।